Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about processes. प्रोसेस जो है उसको टास्क भी कहा जाता है और जॉब भी कहा जाता है, ठीक है। तो जॉब, टास्क, प्रोसेस और इवन प्रोग्राम भी हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन होती हैं जिनको हम एप्स बोलते हैं आजकल, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं। तो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जो है डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, मतलब there can be numerous processes within a program, within one application program. तो this is today's topic। और अभी आज हम मतलब इसमें देखेंगे कि फर्दर प्रोसेसेस में और कौन सी चीज़ें हैं और क्या है डिफरेंट फीचर्स हैं। अच्छा, दिस इज अ टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। यहाँ पे हो रहा ये है कि एक प्रोसेस है वो उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये टू स्टेट प्रोसेस मॉडल है। आगे आएगा 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल जिसमें हमारे पास 5 स्टेट्स होंगी। यहाँ पे 2 स्टेट्स कौन से आपको दिखाई दे रही हैं, एक है नॉट रनिंग स्टेट और एक है रनिंग स्टेट। सो दिस इज सिंपल कि क्या है कि एक प्रोसेस एंटर होता है, ठीक है, और वो इनिशियली नॉट रनिंग स्टेट में होता है। जब वो नॉट रनिंग स्टेट में होता है तो इट मीन्स कि वो रेडी होता है, तैयार होता है अपनी बारी के आने का, लेकिन अभी उसकी बारी आई नहीं है, ठीक है। उसको डिस्पैचर, एक ओएस का ही एक पार्ट है डिस्पैच या डिस्पैचर, वो उसको डिस्पैच कर देगा उस प्रोसेस को कौन सी स्टेट में, रनिंग स्टेट में। अब यहाँ पे रनिंग स्टेट में हमारे पास जो प्रोसेस है वो अपना वो काम एग्जीक्यूट कर रहा है। हम ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे अब एग्जीक्यूट हो रहा है ऑन द प्रोसेसर राइट नाउ, ठीक है। अगर वो अपना काम ठीक तरीके से कर लेता है और अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो एग्जिट हो सकता है। एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं करता और किसी भी वजह से हम उसको पॉज कर देते हैं और वो वापस नॉट रनिंग स्टेट में आ जाता है और दोबारा अपनी बारी के आने का इंतजार करता है और इसी नॉट रनिंग स्टेट में रहता है। और जब उसका नंबर आ जाता है देन अगेन डिस्पैच एंड सो ऑन। अब पॉज कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। आप लोगों को टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट का तो पता ही है। तो जब टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है एक प्रोसेस का तो ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से एक प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में था वो पॉज में चला जाए, ठीक है। और जो है इसके अलावा डिफरेंट और भी चीजें हैं, अभी आगे हम 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल में देखेंगे। तो उसमें ये है कि किसी इंटरप्ट का वेट करता है या किसी आईओ डिवाइस की उसको जरूरत है, तो ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अभी 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल का यही है कि प्रोसेस एंटर हुआ, वो रेडी स्टेट में हो गया, उसको हमने डिस्पैच किया इनटू द रनिंग स्टेट एंड देन एग्जिट, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो पॉज भी हो सकता है। Now we jump to the 5 state process model. As a process executes, it changes its states, और ये हमारे पास वो 5 states है। New state है हमारे पास in which the process is being created. जब वो process create हो जाता है तो उसको new state कहा जाता है। Running वही previous की तरह के instruction जो है वो execute हो रही होंगी। Waiting एक state की addition हो गई है यहाँ पे कि the process is waiting for some event to occur, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डायग्राम भी देखते हैं अभी। और रेडी स्टेट है the process is waiting to be assigned to a processor। ये exactly रेडी स्टेट जो है ये वही not running वाली है and terminated, the process has just finished execution। So this is the diagram for 5 state process model। थोड़ा ये है हमारे पास कि अगर आप गौर करें तो ये वही 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल की तरह ही है, लेकिन उसमें एंटर पे हमने कोई एंट्री जो थी उसमें हमने कोई स्टेट नहीं रखा था, यहाँ पे न्यू स्टेट उसको हमने रखा है। और एग्जिट पे हमने कोई स्टेट नहीं रखी थी, यहाँ पे हमने टर्मिनेटेड एक स्टेट बताई है। तो ये 2 स्टेट्स का इजाफा हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप गौर करें तो ये रेडी जो है ये वही नॉट रनिंग स्टेट जो वहां पे लिखा था, और ये रनिंग तो वही है जो कि जब हमारे एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। और एक और स्टेट, 5वीं स्टेट का हमने इजाफा कर दिया है विच इज द वेटिंग स्टेट, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब प्रोसेस न्यू होता है वो क्रिएट हो जाता है, उसको हम एडमिट करते हैं इनटू द रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट में आने का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जो है वो रैम में मौजूद है, उसको हमने हार्ड डिस्क से फेच कर लिया है और वो अभी रैम में मौजूद है। रैम है, कैशे है, कहीं पे भी, लेकिन वो जो आप प्राइमरी मेमोरी होती है वहां पे वो रिजाइड कर रहा है और अभी वो अपनी बारी का वेट कर रहा है, क्योंकि प्रोसेसर जो है याद रखें वो एक वक्त में एक प्रोसेस को ही रन करता है। टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट होता है यस, लेकिन वो एक इंस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक नैनो सेकेंड की अगर हम बात करें, एक पिको सेकेंड की अगर हम बात करें
तो जो आपका प्रोसेसर है वो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम या एक ही प्रोसेस को रन कर रहा होता है, ठीक है। सो रेडी स्टेट से हम जो है इसको अगेन वही स्केड्यूलर या डिस्पैचर इसको हम बोलते हैं, वो इसको डिस्पैच करेगा इनटू द रनिंग स्टेट। अगर वो अपना काम ठीक तरीके से कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इशू नहीं होता, तो एग्जिट कर जाएगा और टर्मिनेटेड स्टेट में हम उसको डाल देंगे उस प्रोसेस को। अच्छा, इन केस कि अगर जिस तरह प्रीवियस था पॉज, तो ये है वो इंटरप्ट, ठीक है। अगर उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है तो उसको हम इंटरप्ट करके वापस ले आएंगे यहाँ पे। या कोई इसमें ये भी एक हम कह सकते हैं इंटरप्ट वाले में कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एक सिनेरियो आ गया है कि जिसमें एक प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है और एक प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है और वो रन हो रहा है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है हम उसको रनिंग में ले आएंगे, और जिसकी लो है प्रायोरिटी उसको हम इंटरप्ट के जरिए वापस रेडी क्यू में ले जाएंगे और उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को रन करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि प्रायोरिटी किस तरह ज्यादा और कम हो सकती है, तो ये यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, यूजर भी कम ज्यादा इसको कर सकता है। प्लस इसके अलावा ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कर्नल का प्रोसेस रन हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस रन हो रहा है, तो उस सूरत में जो एक यूजर प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम, इन दोनों में प्रायोरिटी जो है हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम की होती है, विच इज द कर्नल, तो कर्नल के प्रोग्राम की होती है, ठीक है। तो प्रायोरिटीज इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये है कि अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है लेकिन उसको किसी आईओ जिसको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, किसी आईओ की जरूरत है या किसी इवेंट का वो वेट कर रहा है। सो आईओ जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का उसको इंतजार है, वो तो बड़ा क्लियर है कि किसी भी डिवाइस का उसको वेट करना है, तो वो यहाँ पे वेट करने आ जाएगा। जब वो आईओ डिवाइस उसको मिल जाएगी तो वो वापस रेडी क्यू में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने की ये बात है कि ये जो वेटिंग स्टेट है इससे हम डायरेक्टली रनिंग स्टेट में नहीं जा सकते। अगर आईओ हमें मिल जाती है, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसका हम वेट कर रहे थे और वो डिवाइस अब हमें मिल गई है, तो हम डायरेक्टली रनिंग स्टेट में वेटिंग से नहीं जाएंगे, हम पहले रेडी स्टेट में मूव करेंगे और फिर रेडी स्टेट से जो है हम रनिंग स्टेट में जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रहे कि इसमें डायरेक्टली नहीं है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जो अभी रन हो रहा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेट इट एग्जीक्यूट इटसेल्फ, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे इस वाले प्रोसेस को ले आएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट कि जब वेटिंग से इसकी आईओ की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई, इसको वो आईओ मिल गया, तो ये रेडी, याद रहे कि रेडी जो है वो एक क्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यूज भी डिस्कस कर लेता हूँ, अभी आगे भी आएगा, लेकिन हमारे पास डिफरेंट क्यूज हैं, कतार, लाइन, ठीक है। हमारे पास न्यू प्रोसेसेस जो है वो भी एक कतार होती है, एक लाइन होती है, नए नए प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे होते हैं इन अ लाइन, ठीक है। मतलब एक बहुत बल्क ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। सिमिलरली ये जो रेडी है, रेडी इज ऑल्सो अ क्यू, ये भी एक कतार है, ये भी एक लाइन है, इधर भी बल्क ऑफ प्रोसेसेस होंगे, अपनी बारी का वेट कर रहे होंगे, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टर्मिनेटेड की बात करें तो टर्मिनेटेड में भी हमारे पास बल्क ऑफ प्रोसेसेस होंगे जो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं और वो ठीक है डेड स्टेट में है, टर्मिनेटेड स्टेट में, लेकिन स्टिल उनका एक रिकॉर्ड है, वो बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं। वेटिंग में भी ऐसा ही है कि देयर माइट बी मेनी प्रोसेसेस व्हिच आर वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ इवेंट का वेट कर रहे होंगे और कुछ आईओ का वेट कर रहे होंगे। ये इवेंट क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अच्छा, वेट कर रहे होंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यू, रेडी, वेटिंग और टर्मिनेटेड सारे जो है वो आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस हैं या मोर देन वन है, ठीक है, मोर देन वन हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये जो रनिंग है, सिर्फ ये जो रनिंग स्टेट है, ये याद रहे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, ये एक वक्त में सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। सो रनिंग जो है इज अ स्टेट इन विच ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट, ये कोई क्यू नहीं है, कोई कतार नहीं है, लेकिन टर्मिनेटेड, वेटिंग, रेडी और न्यू ये सारी जो है कतारें हैं, ठीक है, लाइन्स हैं। अच्छा, सो मैं बात ये कर रहा था कि जब वेटिंग स्टेट से इसको जब आईओ कंप्लीट मिल जाएगी तो ये क्या उस कतार के, उस लाइन के एंड में अब जो है आ जाएगा या बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा। तो लॉजिकली स्पीकिंग इसको अगर एंड में हम लगा देते हैं तो इसका नंबर तो बहुत देर से आएगा। अब हमने इसको आईओ भी इसके लिए प्रोवाइड कर दी है और इसको हमने बिल्कुल एंड पे उस क्यू के लगा दिया है, तो दिस इज इलॉजिकल, इसलिए वो रेडी के बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल फ्रंट पे हम उसको कर लेंगे और जैसे ही यहाँ पे रनिंग जो स्टेट है वो जब अपनी काम कंप्लीट कर लेगी तो हम यहाँ से उस प्रोसेस को उठा के इनटू द रनिंग स्टेट ले आएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट जो है जो मैं कह रहा था कि इवेंट क्या होता है, सो
देयर कैन बी मल्टीपल इवेंट्स इन कंप्यूटर, जैसे कि टाइमर आपको ही लगा देते हैं। तो अगर एक प्रोसेस रन कर रहा था लेकिन वो एक टाइमर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसको रन नहीं करना चाहते, तो हम उसको हॉल्ट कर देते हैं, वेट पे ले आते हैं। ठीक है, वेटिंग स्टेट को ब्लॉक स्टेट भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में इस वेटिंग को ब्लॉक लिखा होता है। तो ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट में उस प्रोसेस को हम ले आते हैं, उसको एक किस्म का ब्लॉक कर देते हैं या वेट कर देते हैं। कब तक? जब तक सपोज वो टाइमर जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। अगर इस टाइमर की समझ नहीं आ रही तो हमारे पास इस तरह हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे समझे कि 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, प्रोसेस 1 2 3, और तीनों आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जब प्रोसेस 1 2 3 तीनों अपना काम कंप्लीट कर लें और तीनों के रिजल्ट्स आ जाएं तो हम प्रोसेस नंबर 4 को शुरू करेंगे। ठीक है, सो इमेजिन कि प्रोसेस 1 आता है, अपना काम करता है, फिर इंटरप्ट से इधर चला जाता है, प्रोसेस 2 आता है, अपना काम करता है, फिर इंटरप्ट, प्रोसेस 3, ये साइकिल चल रही होती है चल रही होती है। ठीक है, और इतने में हमें ये पता चलता है कि प्रोसेस 1 या जो प्रोसेस 1 है उसने अपना काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अगर हमने उसके रिजल्ट्स भी तो चाहिए होंगे हमें। ठीक है, प्रोसेस 1 को अगर हम टर्मिनेट कर दें, सपोज उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग प्रोसेस 1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो अगर आप कहते हैं कि सर उसको एग्जिट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स शायद हमें चाहिए होंगे। ठीक है, उस सूरत में हम प्रोसेस 1 को यहाँ पे वेट करवा सकते हैं। और कब तक वेट करवाएंगे? जब तक प्रोसेस 2 एंड 3 अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते। जब वो भी कंप्लीट कर लेंगे तो इस चीज को भी एक इवेंट कह सकते हैं। तो हमारे पास प्रोसेस 1 को हम दोबारा लाएंगे, यहाँ पे रनिंग करेंगे, रनिंग से उसका वो जो रिजल्ट है वो ले सकते हैं, एंड अगेन बेशक फिर उस सूरत में एग्जिट कर लें। सो कट द स्टोरी शॉर्ट कि हमारे पास ये जो वेटिंग स्टेट है ये आईओ के लिए या किसी भी इवेंट के लिए होता है, लेकिन आसान अल्फाज में आपको ये जो आईओ डिवाइसेस हैं ये सिंपल है कि इस तरीके से आपको समझ आ जाए। स्केड्यूलर्स, सो हमारे पास जिस तरह के पीछे लिखा हुआ था कि हमारे पास ये स्केड्यूलर्स होते हैं जो ये काम करते हैं कि किसी भी प्रोसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है कि 2 किस्म के स्केड्यूलर्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और एक होता है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट स्केड्यूलिंग क्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद होता है। सो द पार्ट ऑफ द ओएस रिलेटेड टू दिस डिसीजन इज कॉल्ड अ स्केड्यूलर। स्केड्यूलर क्या है? स्केड्यूलर ओएस का एक पार्ट है, ठीक है, जिसका काम यह है कि वो किसी भी प्रोसेस को स्केड्यूल करेगा, उसको मूव करेगा, उसको इन अ वे आप डिस्पैच का वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको डिस्पैच करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब जब वो न्यू से रेडी में जा रहा है, रेडी से रनिंग में जा रहा है, रनिंग से वेटिंग, ये सारे काम बेसिकली जो स्केड्यूलर है वो स्केड्यूल कर रहा है, और वो पूरा एक चार्ट बना के और पूरे डिटेल है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करवा रहा है। हमारे पास जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम जॉब स्केड्यूलर भी बोलते हैं, उसका काम ये होता है कि इट सेलेक्ट्स व्हिच प्रोसेसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर यहाँ पे रेडी क्यू में प्रोसेसेस को लाता जाता है। इसको हम लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें ये भी हो सकता है कि टाइम ज्यादा ले ले। ठीक है ना, मतलब एक प्रोसेस रेडी में आ जाए और वो क्यू लंबी हो, कतार लंबी हो, ज्यादा प्रोसेसेस हो तो वो वेट करता जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जिसमें ज्यादा वेट नहीं होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सीपीयू स्केड्यूलर भी बोलते हैं। उसमें ये हो रहा है कि सेलेक्ट्स व्हिच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स द सीपीयू टू दैट प्रोसेस। सो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ये होगा कि बस जो यहाँ पे रेडी में जो 2-3 बिल्कुल बस आप कह सकते हैं कि कतार के बिल्कुल एंड में है जिनका नंबर आने वाला है, उसको मूव करने का जो काम है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करता है। और जो हमारे पास न्यू में से रेडी में आते जा रहे हैं और बहुत से मतलब समझे कि एक प्रोसेस आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और बहुत से इधर कतार में रेडी एक क्यू है जैसे कि मैंने कहा, तो इस क्यू में इस कतार में जैसे बहुत से प्रोसेस लग के वेट करने लगे, तो ये आता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। ठीक है, तो दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, स्केड्यूलर की टाइप्स हैं, अल्टीमेटली दोनों ही स्केड्यूलर हैं। ठीक है, दोनों ही स्केड्यूलर का हिस्सा है। सो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज इन्वोक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, और ये मिली सेकेंड्स में इसका जो है रिजल्ट होता है, और ये काम बहुत तेजी से होना चाहिए। ठीक है, सो इट मस्ट बी फास्ट। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है इज इन्वोक्ड वेरी इनफ्रीक्वेंटली, तो उसके लिए सेकेंड्स भी हो सकते हैं, मे बी मिनट्स भी हो सकते हैं, और मे बी कि वो स्लो हो। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे कि उसको स्लो होना चाहिए, नहीं, उसको भी फास्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो स्लो भी काम करे तो कोई इतना मसला नहीं है। मिसाल ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर 5 प्रोसेसेस क्यू में लगे हुए और छठा भी पीछे लाइन में लग जाता है, 7वां 8वां भी लग जाता है,
तो अगर छठे सातवें आठवें को हम जब क्यू में लगा रहे हैं और हम थोड़ा अगर स्लो भी लगा रहे हैं उसको, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने ऐसे भी क्यू में आके वेट ही करना है, उनको तो अभी नंबर ही नहीं आ रहा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होता है, जिसने जो नंबर 1 पे है उसको फॉरन रनिंग में ले जाना है, तो वो काम उसने जल्दी करना है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों स्केड्यूलर ही, ठीक है, स्केड्यूलर की टाइप्स हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। अच्छा, प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ईदर आईओ बाउंड प्रोसेसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। तो अगर वो आईओ बाउंड है तो इट विल स्पेंड मोर टाइम डूइंग द आईओ, ठीक है, कोई भी आईओ और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ उनका काम होगा, तो ऐसी प्रोसेसेस को आईओ बाउंड प्रोसेसेस कहते हैं, और वो आईओ ज्यादा यूज कर रहे होते हैं और शॉर्ट सीपीयू के बर्स्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है वो स्पेंड कर रहे होते हैं ज्यादा टाइम डूइंग द कंप्यूटेशन, डूइंग द सीपीयू, ठीक है, मतलब सीपीयू पे वो रन हो रहे होते हैं, लेकिन फ्यू वेरी लॉन्ग, और साथ ही साथ यस वेरी फ्यू जो है ना, आप कह सकते हैं कि क्यू वेरी लॉन्ग, सॉरी वेरी लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। तो सीपीयू पे बर्स्ट भी लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए उनका होता है, और उनका आईओ से जो है इतना लेना देना हम कह सकते हैं कि नहीं होता, ठीक है। तो वो मतलब आईओ से उनका इतना काम नहीं होता, ऐसे प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको प्रोसेसेस की टाइप्स बताई जा रही हैं कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो कि रिलेटेड विद आईओ होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनका आईओ के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होगा, दे विल बी मोर और लेस रनिंग ऑन द सीपीयू ओनली। सो ये आपके पास प्रोसेसेस जो है उनका एक, यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि अ प्रोसेस कैन क्रिएट वन और मोर चाइल्ड प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं सबको, कि ए जो है एक प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेसेस हैं एबीसी। सो ए क्रिएटेड टू चाइल्ड प्रोसेसेस, वन इज बी एंड अदर इज सी, बी और सी इसके चाइल्ड प्रोसेसेस हो गए। पेरेंट कौन है? पेरेंट ए है। फिर बी प्रोसेस ने डी प्रोसेस, ई और एफ क्रिएट किए। अब ये तीन किसके चाइल्ड हैं? ये बी के चाइल्ड हैं। यहाँ पे बी जो है वो पेरेंट है, लेकिन इस सिनेरियो में ए पेरेंट था और बी और सी चाइल्ड थे। तो ये एक पूरा फैमिली ट्री बन जाता है, जस्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस में भी उसी किस्म का एक कॉन्सेप्ट है। आईपीसी जो है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इट इज नीडेड टू कम्युनिकेट बिटवीन द प्रोसेसेस। तो जाहिर है प्रोसेसेस होंगे तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होगी, सो आई गेस इट्स सिंपल। सो पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेसेस, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेसेस वो क्रिएट करता है, विच इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेसेस फॉर्मिंग अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस। तो ये बात मैं कर चुका। जनरली प्रोसेस आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड बाय अ प्रोसेस आइडेंटिफायर, पीआईडी। तो किसी भी पीआईडी, दैट इज एन आइडेंटिफायर, जिस तरह नॉर्मली हमारी आईडी होती है, यूनिवर्सिटी में भी एक आईडी आपकी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह, और एनआईसी वगैरह में भी हमारी एक आईडी होती है जो एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो वो यूनिक नंबर इसीलिए होता है कि वो उसको जस्टिफाई अच्छे तरीके से हम कर सकें उसको सर्चिंग में, और तो हमेशा नंबर जी यूज किए जाते हैं। नेम जो होता है, नेमिंग कन्वेंशन आपको पता है वो नहीं सही होता। अगर क्लास में दो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही नाम के होंगे। ओके, सो जो है हमारे पास प्रोसेस की जो है आईडीज होती हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो हमारे पास जो नेम्स हैं वो काम नहीं कर सकते, जैसे दो स्टूडेंट्स हो उनका सेम नेम हो सकता है, ठीक है। फिर ये है कि फादर नेम के साथ ठीक है हम डिस्टिंग्विश करेंगे, लेकिन वो फिर बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। सो बेटर इज सबको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक यूनिक आईडी दे दी जाए। सो सिमिलरली प्रोसेसेस में भी वो यूनिक आईडीज यूज होती हैं, एंड दे आर नोन एज द प्रोसेस आईडी, पीआईडी, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स शेयरिंग में तीन सिनेरियोस हो सकते हैं कि पेरेंट एंड चिल्ड्रन may share all the resources, ठीक है। चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज, एंड पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, ठीक है। तो हो सकता है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज शेयर कर रहे हो पेरेंट एंड चाइल्ड। ये भी थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि वो आपस में कोई शेयर ना कर रहे हो रिसोर्सेज। सो ये मतलब तीन सिनेरियोस बन सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है। अच्छा, एग्जीक्यूशन जो है, पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। चाइल्ड अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है और पेरेंट अपनी प्रोसेसिंग कर सकता है, उसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। एंड पेरेंट वेट्स अंटिल चाइल्ड और चिल्ड्रन टर्मिनेट। तो पेरेंट्स जो है हमेशा वेट करते हैं कि वो चाइल्ड उनके टर्मिनेट कर जाए, तो उसके बाद फिर वो एग्जिट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लैब में बेटर एक्सप्लेन हो जाएगा कि पेरेंट जो है किस तरह वेट करते हैं और क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली मकसद इसका क्या है कि जितने भी चिल्ड्रन होते हैं किसी भी पेरेंट प्रोसेस के, वो जब तक चिल्ड्रन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाते, ये लॉजिकली उनको ये कहा गया है कि मतलब आप कह सकते हैं कि उनकी कोडिंग या लॉजिक इस तरह की बनाई गई है कि पेरेंट प्रोसेस को वेट करना होता है, ठीक है। आगे फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा ज़ॉम्बीज एंड ऑर्फन्स का, तो वो फिर फ्यूचर के किसी लेक्चर में होगा, उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस हो जाएगा और वहाँ की चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
ओके, फिर हमारे पास जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, पीसीबी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। ये हर प्रोसेस की तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेस के स्टेट में है, न्यू में है, रेडी में है, वेटिंग में है, कहाँ है। और इसी तरह प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर जो है मे बी यहाँ पे मुझे जरा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन होगा थोड़ा, लेकिन स्टिल ये है कि होपफुली अगर आप लोगों को आइडिया हो कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो विद इन अ प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर उसको बताता है कि एक प्रोग्राम जो है वो किस जगह पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मिसाल के तौर पे इसको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम है जिसकी 100 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, तो जाहिर है ये तो 100 लाइंस है या चलो 1000 लाइंस है, ठीक है, ज्यादा कर लें, तो अगर 1000 लाइंस है सो ये एक सीपीयू के बर्स्ट में शायद के एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, हो सकता है कि 50 लाइंस इसकी एग्जीक्यूट हो जाए और इसका टाइमर एक्सपायर हो जाए, जो टाइम क्वांटम जिसको हम कहते हैं। तो हम हो सकता है इस प्रोसेस को वापस रेडी में ले जाए और दूसरे प्रोसेस किसी को, जो कोई और प्रोसेस था उसको रन करें, हो सकता है फिर तीसरे किसी प्रोसेस को रन करें, चौथे को रन करें मिसाल। फिर जब हम उस पहले पे वापस आएंगे तो अब आप मुझे बताएं वो पहला प्रोसेस कहाँ से शुरू होना चाहिए, जिसको हमने 50 तक एग्जीक्यूट कर लिया था, 50 लाइंस ऑफ कोड उसने एग्जीक्यूट कर ली थी और उसमें टोटल 1000 लाइंस थी। ठीक है, तो यकीनन आप लोग कहेंगे कि उसको 51st लाइन से ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, न कि अगेन 1 से। ठीक है, तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है बेसिकली वो इस चीज का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा होता है कि एक प्रोग्राम जो है वो विद इन, मतलब एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस जो है वो विद इन उसके अंदर जो विद इन द कोड वो कहाँ तक अभी एग्जीक्यूट हो चुका है। इस चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो एक रजिस्टर जिसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं वहां पे स्टोर होती है। आई होप कि क्लियर हो गया, स्टिल यू कैन आस्क इन द सेशन। अच्छा, सीपीयू रजिस्टर के हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं, प्रोसेसर के जो रजिस्टर होते हैं उसमें वो कहाँ पे जो है कौन कौन सी चीजें वो यूज कर रहा है। इसके अलावा सीपीयू की स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कि अब जो है प्रोसेसर के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सा प्रोसेस रन होगा और अब किसका नंबर होगा, उसका पूरा एक चार्ट बना होता है। ठीक है, तो ये सारे काम ओएस कर रहा होता है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव होती है, कहाँ पे स्टोर होती है, ये पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कि ये जो प्रोसेस है ये रैम में, मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है, कैशे में कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हर एक प्रोसेस की जो है तमाम इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन कि वो कौन कौन सी आईओस उसने यूज की हुई है या वो यूज कर रहा है इस टाइम पे वो प्रोसेस, और कौन कौन सी आईओ डिवाइसेस की उसने रिक्वेस्ट पुट की हुई है। सो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पीसीबी में सेव होती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखिए आपके पास कंप्यूटर में बहुत से प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, मे बी 500 मे बी थाउजेंड्स। ठीक है, तो इतने ज्यादा प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन याद नहीं रख सकता। मैं क्लास के एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आखिर इंसान है। ठीक है, तो वो भी आखिर इंसान है बेचारा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एक प्रोसेस को उसकी इंफॉर्मेशन तो उसको याद नहीं रहेगी, जाहिर है कहीं ना कहीं तो कोई लॉग होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए जहाँ पे हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन लिखी हो। सही, सो क्योंकि इतने ज्यादा प्रोसेसेस हैं तो उसको हर एक की स्टेट, हर एक का प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, हर एक की कौन कौन से रजिस्टर्स वो यूज कर रहा है, मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है, आईओ कौन कौन सी वो यूज कर रहा है या उसने रिक्वेस्ट पुट की हुई है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मौजूद होती है। फिर ये हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली इस एक पूरे प्रोसेस को कहते हैं, जो कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है कि हमारे पास ये प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इंटरप्ट एग्जैक्टली है क्या, लेकिन इंटरप्ट यही होता है, नॉर्मल अल्फाज में आपको आइडिया होगा कि इंटरप्शन। ठीक है, कोई भी मुदाखलत हो जाती है, कोई इंटरप्शन आ जाती है। मैं अभी आपको 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मिसाल के तौर पे आप समझे वहां पे भी इंटरप्ट लिखा हुआ था, वहां पे भी पॉज जो लिखा हुआ था। ठीक है, 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल में पॉज का वर्ड यूज किया हुआ था। तो जो बेसिकली वो जो इंटरप्ट वही था कि अगर टाइमर उसका एक्सपायर हो जाए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि अगर एक इंटरप्ट आ जाती है तो कर्नल जो है डिसाइड्स टू डिस्पैच अ न्यू प्रोसेस एंड इनिशिएट्स अ कॉन्टेक्स्ट स्विच।
हम क्या करेंगे कि P1 जो प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा था उसको हम हटाएंगे और हम हटा के उस पे P2 लाना चाह रहे हैं असल में, ठीक है। तो P1 को हम प्रोसेसर के ऊपर से हटाएंगे, लेकिन जो मेन मेमोरी है हमारी उसके अंदर पीसीबी जो पड़ा होगा, पीसीबी क्या है अब डिस्कस हो चुका डिटेल से, लेकिन ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए कि मेन मेमोरी के अंदर ही होता है पीसीबी जो है, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो यहाँ पे मेन मेमोरी में P1 का भी पीसीबी पड़ा हुआ है, P2 का भी पीसीबी पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जब P1 को हम इंटरप्ट करेंगे या उसको पॉज करेंगे और उसको हटाएंगे, तो जब उसको हटाएंगे तो उसने जितना अपना काम कर लिया है उस सारी चीजों को तो सेव करना होगा ना उसके पीसीबी में। मतलब उसके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, उसके और बहुत सी चीजें अपडेट हो जाएंगी, उसकी इवन स्टेट अपडेट हो रही है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें हम दोबारा से जल्दी जल्दी P1 के पीसीबी में सेव कर देंगे। और P2 का जो पीसीबी है उससे वैल्यूज लोड करके हम जो है ये लिखा हुआ है कि कर्नल लोड्स प्रोसेस P2's एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम इट्स पीसीबी इन मेमोरी। तो जो प्रोसेस P2 है उसका जो पीसीबी है, ठीक है, प्रोसेस P2 का जो पीसीबी है उसकी वैल्यूज यहाँ से हम लोड कर लेंगे और वो आ जाएगा प्रोसेसर के ऊपर। सो बेसिकली ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कि जिसमें हमने P1 की वैल्यूज को सेव किया, P2 की वैल्यू को लोड किया, P1 को प्रोसेसर से हटाया और P2 को प्रोसेसर पे चलाया, इस कंप्लीट प्रोसेस को आसान अल्फाज में कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। ये स्विचिंग कर रहा है बेसिकली, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विचिंग हो रही है। तो ये लाइंस पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, परफॉर्म बाय द ओएस टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग अ रनिंग प्रोसेस एंड बिगिन एग्जीक्यूटिंग अ प्रीवियसली रेडी प्रोसेस, ठीक है। सो सेव द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रनिंग प्रोसेस टू इट्स पीसीबी, जो रनिंग प्रोसेस है उसके एग्जीक्यूशन को सेव कर देगा, वही जो डायग्राम में शो हो रहा था। लोड द रेडी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम इट्स पीसीबी, तो ये बेसिकली लोड जो करना है ये वो P2 है, ठीक है, P2 की वैल्यू को आप लोड करना है फ्रॉम मेमोरी। मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू प्रोसेसेस, मतलब ये सब के लिए इक्वल होना चाहिए, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट एज मच। और रिक्वायर द प्रोसेसर टू नॉट परफॉर्म एनी यूजफुल कंप्यूटेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो काम हो रहा है, जिस टाइम पे हम स्विचिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्विचिंग है अगर आप गौर करें इस वक्त इतना कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा। मतलब वी आर नॉट सेइंग कि ये कोई फजूल सा काम हम कर रहे थे और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वी आर नॉट सेइंग दैट, लेकिन ये कंप्यूटेशनली कंप्यूटेशन वाइज आप कह सकते हैं या कंप्यूटेशनली इट इज नॉट यूजफुल, ठीक है। देखें, हम यहाँ पे P1 को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और P1 का जो कोड है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम P2 का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जिस टाइम भी ये स्विचिंग हो रही थी उस वक्त भी तो हमें प्रोसेसर की जरूरत होगी, उस वक्त भी तो ओएस इन्वॉल्व होगा। जिस टाइम भी ये स्विचिंग हो रही है वी आर जस्ट सेइंग कि कंप्यूटेशनली हम कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल काम तो जरूरी है, तो ये स्विचिंग करनी तो है। इसको मैं क्लास में तो इसी तरह समझा देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा था, जैसे उसने प्रेजेंटेशन कंप्लीट की, ठीक है, वो डाइस पे खड़ा था, उसके पास जो है लैपटॉप वगैरह था, तो जैसे उसने अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट की, थैंक यू, एनी क्वेश्चंस, नो थैंक यू, ओके, ठीक है, मतलब जाने लगा। सो एट दैट टाइम जब स्विचिंग हो रही है, जब वो प्रेजेंटर जा रहा है, अपना लैपटॉप बंद कर रहा है, मूव कर रहा है, और दूसरा प्रेजेंटर आ रहा है, दूसरा प्रेजेंटर आता है, वो अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है मिसाल मल्टीमीडिया वगैरह के साथ, ओपन करता है अपनी स्लाइड और फिर बोलना स्टार्ट करता है। तो ये जो स्विचिंग हो रही थी, यहाँ तक आप सोचें कि हम कंप्यूटेशनली तो कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे थे ना, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन ये स्विचिंग जरूरी भी थी। अगर ये स्विचिंग ना होती तो ये जो दूसरा बंदा ये कैसे आता और कैसे अपना जो है मतलब लेक्चर या जो भी प्रेजेंटेशन थी वो स्टार्ट करता, ठीक है। सो याद रहे कि ये कंप्यूटेशनली यूजफुल नहीं है ये काम, बट स्टिल वी आर नॉट सेइंग ये ओवरऑल यूजफुल नहीं। सो यूजफुल वर्क, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज अ यूजफुल वर्क, बट कंप्यूटेशनली जो है इट्स नॉट यूजफुल, ठीक है। सो OS must therefore minimize the CS time। ये जो CS टाइम है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है, इसको हम चाहते हैं कि कम से कम रहे, और हम ये चाहते हैं कि ये जो स्विचिंग है ये बहुत जल्दी हो जाए। इसीलिए कुछ आर्किटेक्चर जो होते हैं उसमें यह हार्डवेयर में परफॉर्म किया जाता है, मतलब इसके लिए आप कह सकते हैं कि इन अ वे स्पेशल हार्डवेयर होता है कि वो जल्दी से स्विचिंग करने में हेल्प देता है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो स्विचिंग है ये बहुत जल्दी हो जाए, सो दैट हम वो जो यूजफुल कंप्यूटेशन वर्क है वो हम कंप्लीट कर सकें।